जाइए स्वामी, आप इस तरह इतनी रात को और इस भयंकर तूफान में कहाँ जा रहे हैं? मेरा मन बैठ ही जा रहा है, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। कृपया आप आज की रात रुक जाइए। बस 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 शांत हो जाओ, ऐसे रोते थोड़ी हैं। अब तुम तो जानती हो यशोदा, अगर मैं अभी काम के लिए नहीं निकला तो हमारे घर की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। धवल है, सुमति है, इन दोनों को तो तुम जानती हो, ये अभी बहुत छोटे और नादान है। इनकी पूरी जिम्मेदारी हम दोनों पर है। हाँ, ये तो जानती हूँ, पर आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती हूँ। बस 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 यशोदा, हिम्मत रखो। हम बड़े हैं तो हमें ही इनका भविष्य संवारना होगा, है ना? तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मैं अभी निकलूंगा, तभी कल दूसरे राज्य पहुंच पाऊंगा और काम शुरू कर सकूंगा। ठीक है, चलो अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। और ये रोना गाना बंद करो, अच्छा नहीं लगता। बच्चों के सामने ऐसे रोगे अच्छा लगेगा? चलो चुप हो जाओ। हाँ। इतना कहकर राघव अपना झोला उठाता है और उस तूफानी काली रात में घर से निकल पड़ता है। यशोदा दरवाजे पर खड़ी उसे ओझल होते हुए देखती रहती है और फिर बेबस होकर वहीं जमीन पर बैठ जाती है। हे ईश्वर, मेरी दाईं आंख क्यों फड़क रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है। हे ऊपर वाले, मेरे पति की रक्षा करना। इस दुनिया में उनके मेरे सिवा और इन बच्चों का कोई नहीं है। उन्हें सही सलामत रखना प्रभु, सही सलामत रखना। वो पूरी रात यशोदा ने जाग कर काटी। तूफान थमा और अगली सुबह हुई। यशोदा जैसे ही बुझे मन से घर के बाहर पैर रखती है, तभी पड़ोस का रमेश भागता हुआ और बदहवास हालत में आता है। यशोदा, यशोदा, कहाँ हो तुम? अरे गजब हो गया यशोदा, अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया यशोदा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया रमेश भाई? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मेरे पति ठीक तो है ना? यशोदा, राघव कल रात मेरे साथ ही पड़ोस के गांव जाने के लिए निकला था, पर वो वहां पहुंचा ही नहीं। मैंने सुबह उसे रास्ते में ढूंढा तो वहां नदी के किनारे उसका झोला और उसके फटे हुए कपड़े मिले। यशोदा, ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। वो अब इस दुनिया में नहीं, ऐसा मत कहिए रमेश भाई। मेरा पति, उसे कुछ नहीं हो सकता। वे मुझसे वादा करके गए थे कि वे जल्दी लौट आएंगे। वे हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे झूठ बोल रहे हैं ना? मुझे माफ कर दो यशोदा, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? राघव का कहीं कोई अता पता नहीं है। फिर वो जा कहाँ सकते हैं? अब मैं क्या करूं? और तुम तो इस गांव का कठोर नियम जानती हो। अगर गांव वालों को पता लग गया कि तुम्हारे घर में अब कोई वयस्क पुरुष नहीं बचा है, तो तुम सबका यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे देवर धवल और ननद सुमति तो अभी बच्चे हैं। उन्हें अगर इस सच्चाई का पता लगा तो वो टूट जाएंगे बेचारे बच्चे। रमेश भाई, मेरी आपसे विनती है, आप ये बात किसी को मत बताना। मुझे नहीं पता मेरे पति के साथ क्या हुआ है, पर मैं अपना घर उजड़ने नहीं देना चाहती। मेरे पति हमेशा कहते थे कि धवल और सुमति की परवरिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं उन दोनों का ध्यान रखूंगी, उनकी आखिर तक सेवा करूंगी। उनके खातिर मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी, पर आप किसी को कुछ मत कहिएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। ठीक है यशोदा, अगर तुम चाहती हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तुम्हें जो सही लगे वो करो। मैं चलता हूँ, बस अपना ध्यान रखना। हाँ। रमेश वहां से चला जाता है और यशोदा अकेले में अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अकेले घर कैसे चलाऊंगी? कैसे इन दोनों मासूमों का पेट पालूंगी? पर उसे अब अपनी ममता और जिम्मेदारी की खातिर पत्थर बनना था। यशोदा अपने आप को संभालकर खड़ी होती है, तभी इतने में धवल आ जाता है। भाभी, क्या कर रहे हो? भाभी, लाओ मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है दूसरे गांव घूमने के लिए। नहीं
नहीं धवल, हमारे पास पैसे नहीं है। और वैसे भी तुम अब ये दोस्त यारों का चक्कर छोड़ो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम 18 साल के हो गए हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कब तक तुम्हारे भैया घर की जिम्मेदारी उठाएंगे? हाँ, देखो भाभी, ऐसा है, आज तक मेरे भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो आप कौन होती हैं कहने वाली? आप कुछ भी नहीं कह सकती। अगर आपको पैसा नहीं देना है तो मत दो, मैं खुद ही भैया से मांग लूंगा। वैसे भी वो पैसा भेजने वाले होंगे। धवल इतना कहकर चला जाता है। यशोदा अपने आप को संभालती है और ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। आधी रात को यशोदा सोई हुई होती है, तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। यशोदा, हिम्मत रखना, तुम हिम्मत मत हारना, तुम सब कुछ संभाल लोगी यशोदा। मेरे भाई और बहन का अच्छे से ख्याल रखना। तभी यशोदा की आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती है। ये क्या? ये तो राघव जी की आवाज है। आप चिंता मत करिए, मैं आपके भाई बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। उन्हें वो सारी सुख दूंगी जो आप उन्हें देना चाहते थे। इतना कहकर यशोदा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यहाँ बैठकर क्या करूंगी? जाती हूँ कोई काम देखने। अगर काम नहीं करूंगी तो मैं इन दोनों को खिलाऊंगी कैसे और घर कैसे चलेगा? यशोदा अपने आप को संभालती है और घर से निकल पड़ती है। तभी सुमति उसे टोकती है। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ। हाँ, जब से भैया नहीं है तो आपकी तो परी निकल आए हैं। अरे, जब चाहे जहाँ मन चाहे चली जाती हैं। चलो, पर मुझे क्या, मुझे भी जाना है। सुमति वहाँ से चली जाती है। यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से निकल पड़ती है। वो गांव के एक घर का दरवाजा पीटने लगती है। तभी घर के अंदर से रामदेव बाहर आता है। क्या बात है? तुम मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रही हो? क्या हो गया? रामदेव काका, मुझे काम चाहिए। अगर कोई काम मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे पति को पूरा गांव जानता है कि वो कितना सत्यवादी है। अरे, उसने हमेशा सही गलत के फैसले लिए, जिस वजह से उसने पूरे गांव का दिल दुखाया है। अरे, मैं तो क्या, पूरे गांव में तुम्हें कभी भी कोई भी काम नहीं देने वाला, सिवाय एक व्यक्ति के। काका, मेरे पति ने जो कुछ भी किया वो तो मेहनत और ईमानदारी से ही किया ना। आप मुझे काम दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। देखो, मैंने कहा ना कि तुम्हें काम सिर्फ वही दे सकता है। चौधरी के सिवा तुम्हें इस गांव में दूसरा कोई भी काम नहीं देने वाला। नहीं नहीं रामदेव काका, ऐसा मत कहिए। मैं उस चौधरी के यहाँ काम करके नहीं, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं, हमारे गांव की कोई भी लड़की या कोई भी औरत उसके यहाँ काम करने नहीं जाती है। फिर भला मैं उसके यहाँ काम करने कैसे जा सकती हूँ? अब देखो, अगर तुम उसके यहाँ काम करने नहीं जा सकती तो फिर मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें उसके यहाँ जाना ही होगा। अब जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इतना कहकर रामदेव घर के अंदर चला जाता है। तभी यशोदा की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे घर चलाने के लिए चौधरी के पास जाना ही होगा। इतना कहकर यशोदा परेशान होकर चौधरी के घर जाती है। चौधरी उसे देखते ही रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगता है। आओ यशोदा, आओ आओ आओ। आज पहली बार किसी ने मेरे घर की तरफ रुख किया है। चौधरी साहब, मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, क्योंकि मुझे काम की सख्त आवश्यकता है। अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा घर नहीं चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे, मैं तो तुम जैसी अबला औरतों की मदद ही करता हूँ। ठीक है, आज से तुम हमारे घर का सारा काम करोगी और साथ में मेरे गौशाले का भी।
ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं पूरी मेहनत से काम करूँगी। इतना कहकर यशोदा उस चौधरी के यहाँ काम करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और कई दिन निकल जाते हैं। चौधरी यशोदा से अकेले ही 3 लोगों का काम करवाता है, जिस वजह से यशोदा धीरे धीरे बीमार होती चली जाती है। एक दिन वो रोज की तरह काम के लिए निकल रही होती है, तभी उसके सिर में तेज दर्द होता है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो आज अनाज लेने के लिए रघुवीर काका के पास जाना था। तभी वहाँ सुमति आ जाती है। सुमति, देखो मुझे तुमसे काम था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम जाकर रघुवीर काका से गेहूं ले आओ। मैं उन्हें पैसे बाद में दे दूंगी, बस तुम मेरा नाम ले लेना, वो तुम्हें गेहूं दे देंगे। आप क्या कह रही हैं भाभी? भला मैं क्यों जाऊं? मुझे कहीं नहीं जाना। और वैसे भी आप ये उधार लाने के लिए क्यों तैयार रहती हैं? भैया तो इतने सारे पैसे भेज रहे हैं ना, फिर आप उन सारे पैसों का करती क्या है? अगर लाना ही है तो मुझे धन दे दीजिए, तभी मैं लेकर आऊंगी। देखो मेरी बात मानो, मेरे पास अभी धन नहीं है, मैं बाद में दे दूंगी, बस तुम गेहूं ले आओ। अरे आपको तो पर्स पर निकल आए हैं भाभी। भैया दिन रात भारी मेहनत करते हैं और पैसे भेजते हैं, और आप वो सारे पैसे अपने मायके वालों को दे देती हैं। देखो सुमति, मेरी बात पर यकीन करो, तुम्हारे भैया ने 1 महीने से कोई धन नहीं भेजा है, जिस वजह से मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है। तो फिर मैं नहीं जाने वाली हूँ। सारे पैसे की मालिक आप हो तो आप जानो, मैं तो अपनी सहेली के साथ घूमने जा रही हूँ। सुमति वहाँ से चली जाती है और यशोदा आंखों में आंसू लिए फिर खुद को संभालती है। समय के साथ यशोदा अपनी कड़ी मेहनत से धन जुटाती है और एक अच्छे लड़के रवि को देखकर सुमति की शादी करवा देती है। सुमति के जाने के बाद यशोदा आंगन में बैठी हुई होती है। मेरी एक जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, अब बस किसी तरह धवल की शादी एक अच्छी लड़की से कर दूं, ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। मुझे इसके लिए थोड़ा और मेहनत करनी होगी। यशोदा काम पर जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। तभी धवल जो बाहर से आ रहा होता है उसे देख लेता है। ये भाभी इस वक्त कहाँ जा रही हैं? चलो चल कर देखता हूँ। धवल चोरी छिपे यशोदा का पीछा करने लगता है। जैसे ही यशोदा चौधरी की हवेली में जाकर काम करने लगती है, धवल सन्न रह जाता है। ये क्या, भाभी इस चौधरी के यहाँ काम क्यों कर रही है? कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता करना होगा। धवल परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुमति अपने पति रवि के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन रवि काम के लिए तैयार होता है। देखो सुमति, मुझे अब थोड़े काम के लिए चौधरी के यहाँ जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना, मैं आ जाऊंगा। हाँ जी, क्यों नहीं, आप जाइए। रवि वहाँ से चला जाता है। सुमति घर के काम समेटने लगती है, पर उसके मन में अपनी भाभी के प्रति एक कड़वाहट है। मेरी भाभी ने तो मेरी शादी एक गरीब घर में कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मुझे इनका भोला स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। खैर मुझे क्या, मुझे तो घर पर काम कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रवि जैसे ही चौधरी की हवेली पहुंचता है तो वहां यशोदा को कड़ी मेहनत करते देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हैं? ये क्या? ये तो भाभी हैं। सुमति ने कभी बताया नहीं कि उसकी भाभी इस चौधरी के घर में काम करती हैं। मुझे ये बात जाकर सुमति को अभी बतानी होगी। रवि परेशान होकर वहां से तुरंत घर लौटता है। क्या हो गया जी, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। अरे सुमति, तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी क्या करती हैं? अरे वो तुम्हारे गांव के सबसे जालिम इंसान चौधरी के यहाँ काम करती हैं। शायद आपने किसी और को देखा होगा। अरे धत पगली,
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उनके यहाँ एक काम वाली है जो कई दिनों से काम अकेले करती है। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी यशोदा है। हाँ, अरे तुम तो हमेशा भाभी की शिकायत करती रहती थी ना कि वो भैया के भेजे गए पैसे दबाकर बैठी रहती है, अय्याशी करती हैं, मजे करती हैं। पर असल में वो पैसे यहां से आते हैं। मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे एकदम पगला गई हो का? गलतफहमी कैसे हो सकती है जब आंखों से देखा है? इन्हीं आंखों से देखा है मैंने खुद। तुम्हारी भाभी दिन रात वहां खून पसीना एक करती हैं, तब जाके उन्हें 4 पैसे मिलते हैं। और उन्होंने अपनी उसी कमाई से तुम्हारी शादी की है। तुम्हें उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई है? छी 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 छी, सच में कैसी इंसान हो तुम सुमति। छी, पता नहीं क्या कहूं तुमको अब। सुमति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अब और झूठ नहीं बोल पाती। मुझे माफ कर दीजिए वीर जी। मुझे भी ये बात पता थी, पर मैंने कभी ये बात आपको नहीं बताई। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? अरे तुम अपनी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो भाई? जब मेरे भैया गायब हुए थे उस वक्त मेरी सहेली ने मुझसे ये कहा था, पर मैंने उस बात को झुठला दिया। हर महीने हमारी जरूरत का सामान मिलता रहा तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर एक दिन मैंने भाभी को रोती हुई देखा तो मुझे पक्का पता चला कि भैया अब नहीं रहे। मुझे तो शर्म आती है अपनी बीवी कहते हुए। अरे तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो सुमति? मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो भाभी हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाती, और अगर आपके परिवार वालों को पता चल जाता तो वे मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते। सच में सुमति, तुम इतना गिर कर सोच सकती हो, हमने कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हें अपनी भाभी के पास जाना चाहिए अब, और उनसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भाभी से जाकर जरूर माफी मांगूंगी। सुमति रोते हुए चौधरी की हवेली पहुंचती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। जैसे ही वो हवेली के पीछे वाले रास्ते पर जाती है, उसे एक तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी है? ये तो जानी पहचानी लग रही है। वो आगे बढ़ती है कि तभी रमेश उसे रोक लेता है। अरे ये क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे भाभी से मिलना है। अरे मैंने कहा जाओ यहाँ से, और आज के बाद यहाँ फिर कभी मत आना। चलो जाओ यहाँ से। सुमति घबराकर वहां से चली जाती है। वहीं दूर खड़ा धवल ये सब देख रहा होता है। ये तो रमेश, ये तो मेरे भैया के दोस्त हैं। भैया इतने दिनों से लापता हैं, तो फिर ये रमेश यहाँ चौधरी के घर क्या कर रहा है जहाँ मेरी भाभी काम करती हैं? यानी रमेश कुछ तो छिपा रहा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। धवल वहीं दुपक कर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद यशोदा हवेली से बहुत परेशान हालत में बाहर निकलती है। चलो, आज तो मैंने हवेली के सारे काम कर दिए, पर कल मुझे इससे भी ज्यादा काम करने हैं। मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी और पूरी मेहनत से काम करूंगी। यशोदा भारी कदमों से आगे बढ़ती है कि तभी धवल अचानक झाड़ियों के पीछे से आता है और यशोदा का हाथ पकड़कर उसे एक बड़े पुराने पेड़ के पीछे ले आता है। यशोदा उसे देखकर चौंक जाती है। ये क्या धवल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा क्यों है? मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने समय रहते घर की जिम्मेदारी उठा ली होती तो आज आपको इन सब लोगों के सामने इस तरह नौकरानी बनकर काम नहीं करना पड़ता। भैया के अचानक गायब होने में जरूर कोई गहरा रहस्य है और मैं उस रहस्य का पता लगाकर रहूंगा भाभी। धवल, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे भैया, अब मुझे नहीं लगता कि वे इस दुनिया में जीवित भी हैं। नहीं भाभी ना, मेरा मन कह रहा है कि भैया बिल्कुल सही सलामत है। बस हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। आप अभी चुपचाप घर जाइए, देखिएगा मैं भैया को लेकर ही वापस आऊंगा।
यशोदा आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। तभी रमेश वहां चोरी छिपे चारों तरफ देखते हुए निकलता है। चलो, अच्छा है कि आगे कोई नहीं है। अब मैं जाता हूँ और जो मुझे मिलना है वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। इतना कहकर रमेश मुस्कुराते हुए घने जंगलों की ओर बढ़ता है। धवल भी सतर्क होकर साए की तरह उसका पीछा करने लगता है। रमेश जंगल के बीच में एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचता है, जहां राघव जंजीरों में बंधा बैठा था। अरे रमेश, रमेश, तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा है? देखो देखो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ भाई, मुझे यहाँ से निकालो। खोलो इसको। अरे ऐसे कैसे जाने दूं राघव? तू मेरा दोस्त है तो क्या हो गया? अरे तुझे यहाँ बंदी बनाने के लिए मुझे चौधरी से ढेर सारे सोने के सिक्के इनाम में मिले हैं। अरे तुझे तो अभी यहीं सड़ना होगा। देखो रमेश, अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगा। खोलो इसको। हाँ, तू तो मुझे डरा रहा रे। अरे पगले, तू यहाँ से जाएगा राघव तभी तो मेरा सच बता पाएगा ना किसी को। यहाँ से तेरा सच किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। तभी पीछे से धवल अचानक झोपड़ी के अंदर आ जाता है और रमेश को ललकारता है। मुझे पता है तुम्हारा सारा सच रमेश। तुमने मेरे भाई के साथ जो किया वो ठीक नहीं है। तुम्हें अब इसकी कड़ी सजा मिलेगी। अच्छा, तो ये बेवकूफ लड़का भी यहाँ आ गया। अरे तू तो गांव के बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था। अरे जा बेटे, गुल्ली डंडा खेल और बड़ों के मामले में मत पड़, नहीं तो पता चला एक लत्ती तुझे मारी तो तेरा इतने में काम तमाम हो गया। देखो रमेश, मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई समझा था, लेकिन आपने जो मेरे भैया के साथ गद्दारी की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे अरे धवल, छोटे छोटे भाई, तू यहाँ से चला जा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जा छोटे, जा यहाँ से जा, मैं देख लूंगा इसको, जा। अच्छा, तो अब तुम दोनों भाइयों को लगता है कि मुझे यहाँ बंदी बनाना पड़ेगा। अब तुम दोनों भाई यहीं कैद रहोगे। तेरी तो। जैसे ही रमेश हमला करने आगे बढ़ता है, धवल फुर्ती से पीछे पड़ा एक भारी डंडा उठाकर रमेश के सिर पर दे मारता है। रमेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अरे ये क्या किया तुमने धवल? भैया आप ये सब बातें छोड़िए, जल्दी चलिए, हम यहाँ से निकलते हैं। कहीं इसे होश आ गया या चौधरी के और लोग आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर राघव और धवल दोनों वहां से भागते हुए गांव की चौपाल पर पहुंचते हैं, जहां शाम की पंचायत में गांव वाले इकट्ठा थे। अरे ये क्या, तुम यहाँ? अरे तुम तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। तुम्हारी पत्नी कह रही थी कि तुम काम पर गए हो और तुम यहाँ इस हालत में हो। मुझे सारा सच गांव वालों को बताना है। उस जालिम चौधरी ने मेरे भाई के साथ जो किया वो बहुत गलत है और उसका साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि ये रमेश है। तभी भीड़ के पीछे से सरपंच आ जाता है। क्या बात है राघव, क्या परेशानी है? साफ साफ बताओ। सरपंच जी, ये चौधरी अपराधी है। उसने मुझे धोखे से बंदी बनाया और मेरे दोस्त रमेश को सोने की मुद्राएं दी ताकि वो मेरे खिलाफ हो जाए। उसने मुझे गायब करके मेरी पत्नी यशोदा को अपनी हवेली की सेविका बनाकर रखा और उससे अकेले 4 लोगों का काम करवाया। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, वो भी हम लोगों की आंखों के सामने? हाँ, और वो जानता था कि कोई शरीफ औरत उसकी हवेली में काम नहीं करेगी।
उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मुझे एक झोपड़ी में कैद करवा दिया। ऐसे इंसानों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसने जो किया है वो बहुत बड़ा कांड किया है, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रामदेव, गांव के कुछ लोगों को लेकर जाओ और उस चौधरी को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। जाओ। गांव वाले तुरंत जाते हैं और कुछ ही देर में चौधरी को घसीटते हुए चौपाल पर ले आते हैं। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ तक पकड़कर लाने की? छोड़ो मुझे। तभी चौधरी की नजर सामने खड़े राघव पर पड़ती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। अरे ये कैसे मुमकिन है? जिसे मैंने कैद करवा रखा था वो यहाँ कैसे आ गया? हाँ, क्या सोच रहे हो चौधरी साहब? यही कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। ये है मेरा भाई धवल, जिसे आप बचकाना समझते थे, पर वक्त आने पर भाई ही भाई के काम आता है। आपने हमारे परिवार के साथ जो अन्याय किया उसकी सजा तो अब आपको भुगतनी ही पड़ेगी। सच में इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आज से ही चौधरी और उसके पूरे परिवार का हमारे गांव से बहिष्कार किया जाता है। ना कोई इनसे बातचीत करेगा और ना ही कोई इनके घर के आसपास भी दिखेगा। यही इनकी सजा है। गांव का कोई भी व्यक्ति ना तो इन्हें अनाज देगा और ना ही इनसे कोई अनाज खरीदेगा। यही हमारी पंचायत का अंतिम फैसला है। ये फैसला बहुत अच्छा किया सरपंच साहब। बिल्कुल ऐसा ही कड़ा फैसला होना चाहिए। इस फैसले में मेरा और पूरे गांव का आपको पूरा सहयोग है। गांव वाले गुस्से में चौधरी को पकड़कर वहां से बाहर ले जाते हैं और उसे गांव की सीमा से दूर कर देते हैं। चौपाल पर अब शांति थी। राघव, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसकी भरपाई हम सब गांव वाले मिलकर करेंगे। अब तुम निश्चिंत रहो और अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का भी। राघव की आंखों में संतोष के आंसू थे। वो अपने भाई धवल के पास आता है। चलो धवल, चलो। मुझे अब अपनी बहन सुमति और अपनी पत्नी यशोदा से मिलना है। मेरा मन उनसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। चलो चलो। धवल मुस्कुराते हुए राघव का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले आता है। घर के आंगन में यशोदा उदास और परेशान बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर धवल और उसके पीछे खड़े राघव पर पड़ती है, वो अपनी सुध-बुध खो बैठती है और भागकर राघव के गले लग जाती है। आप ठीक तो है ना जी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सही सलामत मेरे सामने खड़ी हैं। ईश्वर ने मेरी सुन ली। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भैया बिल्कुल ठीक हैं और अब आपको उस जालिम चौधरी के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप हमारी सबसे प्यारी भाभी हैं, जिन्होंने माँ बनकर हमारा ख्याल रखा। तभी सुमति भी वहाँ आ जाती है और उसकी आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। हाँ भैया, भाभी ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। भैया, हमें माफ कर दो कि हम भाभी को ढंग से खुश नहीं रख पाए और उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। नहीं सुमति, अब कोई परेशानी, कोई भी बोझ नहीं रखना है। पुरानी बात छोड़ दो। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा पूरा परिवार फिर से एक साथ मिल गया है। हाँ भाभी, क्यों नहीं, अब हम सब हमेशा साथ रहेंगे। सुमति, धवल, राघव और यशोदा चारों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उस दिन के बाद से सारा मनमुटाव खत्म हो जाता है और चारों अपना जीवन सुख शांति के साथ बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें